हे परमपिता परमात्मा, ज्ञान के पथ पर, आनंद के पथ पर हर क्षण हर पल हम बढ़ सकें, खिल सकें, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही। हम अभी कैरोल डवेक की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक जिसका नाम है सेल्फ थ्योरीज, उसके मेन कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे हैं। और इस बुक में अभी तक जो मेन बातें हमने करी, सबसे पहले हमने एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल थ्योरी के बारे में बात की। तो एक फिक्स माइंडसेट होता है जहाँ बच्चे को हम फील कराते हैं बस तुम ये कर सकते हो, इतना कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। एक इंक्रीमेंटल सेल थ्योरी है जहाँ पर बच्चा जो है उसको लगता है आई कैन ग्रो, आई कैन बिकम बेटर, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, माई लाइफ कैन गो बेटर एवरी डे। तो दो तरीके हुए। फिर जैसी उसकी अपनी एंटिटी है, अगर उसका फिक्स माइंडसेट है तो वो परफॉर्मेंस गोल्स पे फोकस करेगा। अगर उसका ग्रोथ माइंडसेट है तो वो लर्निंग गोल्स पर फोकस करेगा। परफॉर्मेंस गोल्स क्या होते हैं कि भाई मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, 95% मार्क्स लाना चाहता हूँ, तो एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं। जबकि लर्निंग गोल्स होते हैं कि मुझे अपना सब्जेक्ट बहुत पसंद है, मुझे इसको करने में बहुत मज़ा आता है, तो देन थिंग्स विल गेट चेंज। तो लर्निंग गोल्स पे फोकस करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये हमने यहाँ तक समझ लिया था। फिर हमने लास्ट टाइम एट्रीब्यूशन रीट्रेनिंग की बात की थी। और एट्रीब्यूशन रीट्रेनिंग की बात क्या थी, आपको याद आ रहा होगा कि जब भी कोई घटना घटती है हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे हम उसको निष्कर्ष निकालते हैं। तो अ, मान लीजिए कि कुछ सफलता प्राप्त हुई या फिर असफलता प्राप्त हुई, किसी काम को हम नहीं कर पाए तो जो जो व्यक्ति नहीं कर पाया, जो बच्चा उसे कर नहीं पाया, उसने कहा कि अरे मैं तो ख़राब हूँ, मैं तो, मेरे से तो ये हुआ ही नहीं, मैं तो अच्छी चीज़ें कर ही नहीं सकता। लो, अब सब गड़बड़ हो गया। तो वो अगर ब्लेम को अपनी एबिलिटी पे डाल देंगे तो सब चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। और लेकिन इसी चीज़ को वो ऐसे देखेंगे कि अच्छा क्या कौन सी चीज़ की कमी रह गई, प्लान की कमी थी, स्ट्रैटेजी की कमी थी, एफर्ट की कमी थी, नॉलेज की कमी थी, तो ये हुआ क्यों नहीं। अगर इस अप्रोच के साथ, तो हमको बच्चे को इस अप्रोच के लिए ट्रेन करना चाहिए। इसी को एट्रीब्यूशन रीट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है। अभी आज का जो कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कंटिजेंट सेल्फ वर्थ, ये बड़ा बच्चों की बड़ी बड़ी कमाल का कॉन्सेप्ट है। इसको आप पकड़ने की कोशिश करना। कंटिजेंट सेल्फ वर्थ क्या होता है कि बच्चे को एज अ पेरेंट या एज अ टीचर जब हम फीडबैक देते हैं कि भाई तुम कैसे हो, और ये फीडबैक ना हम किसी न किसी रूप में लगातार बच्चों को देते रहते हैं। हम उनको बताते रहते हैं कि आप कैसे हो। तो टीचर के पास एक बच्चा आता है और टीचर बहुत रिस्पेक्ट से उसके साथ बात करता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है, उसके लेवल पे आके बात करता है, तो बच्चे को लगता है यस आई एम समथिंग। और दूसरी तरफ हम बच्चे को फील कराते हैं कि वो छोटा सा है, मतलब उसकी कोई वर्थ नहीं है, तो बच्चा उसी तरह से फील करेगा। कंटिजेंट सेल्फ वर्थ जो है उसका क्या मतलब है, पहले एक बार इसको पकड़ लेते हैं। देखो, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा, उसको ये महसूस हो जाए, कंटिजेंट सेल्फ मतलब कि अगर मैं, जो मुझसे एक्सपेक्टेड है, मेरे पेरेंट चाहते हैं कि मैं 95% मार्क्स लाऊं, मेरे पेरेंट चाहते हैं मैं इस तरह से बिहेव करूं, मेरे पेरेंट चाहते हैं मैं ऐसा बनूं, तो जो जो पैरामीटर्स हैं, जो जो सर्टन स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं, अगर मैं उन स्टैंडर्ड के हिसाब से जी रहा हूँ, आई विल गेट ऑल द रिस्पेक्ट, आई विल बी वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ माई पेरेंट्स। अगर मैं वैसे नहीं जी रहा हूँ तो देन आई एम नॉट द वर्दी पर्सन। इसको बोलते कंटिजेंट सेल्फ वर्थ। मतलब बच्चे को ये एहसास होना कि मैं मेरी क्या वर्थ है, मैं कितना कर सकता हूँ। लेकिन ये वर्थ डिपेंड करती है अगर कुछ कंडीशंस पे। अगर मैंने अच्छा रिजल्ट लाया परीक्षा में, अगर मैंने अच्छा सा बिहेवियर किया,
अगर मैंने ये किया वो किया ऐसे किया तो जाके मुझे मेरे पेरेंट रिस्पेक्ट करेंगे, तो जाके मेरे पेरेंट जो है उनकी नज़रों में मेरी कोई इज्जत है। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो आई एम यूजलेस, आई एम ऑफ लाइक, ये कंटिजेंट सेल्फ वर्थ जो है, कंडीशनल जो सेल्फ वर्थ है, ये बच्चों के लिए बहुत दुखदाई होता है, बहुत ही दुखदाई होता है। तो यहाँ पर जब हम बच्चों को फीडबैक देते हैं तो हमको बहुत सतर्क होना चाहिए। बच्चों को उनके काम के लिए जनरली हम तीन तरह से फीडबैक दे सकते हैं। तो पहला तरीका फीडबैक का क्या हो सकता है? जब हम बच्चे को कहते हैं, ओह आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो, यू आर सच अ गुड गर्ल, यू आर रियली गुड एट, तो जब हमने एक बार कहा कि तब आप बहुत अच्छे बच्चे हो, तो बच्चे के दिमाग में एक जहन में गया, अच्छा ठीक है मैं बहुत अच्छा हूँ। दूसरी तरीका क्या हो सकता है? तो फिर वो हर चीज़, जब भी आप उसे डांटोगे उसको कहेगा तो मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मुझे क्यों डांट रहे हैं। दूसरा फीडबैक का तरीका क्या होता है? जनरली जब हम बच्चे को कहते हैं कि यू आर रियली गुड एट दैट, कि ना अरे तुम मैथ में तो तुम बहुत बढ़िया हो यार, तुम इसमें तो बहुत ही अच्छा हो, तो ठीक है। अब हमने बच्चे को क्या किया कि उसका जो आउटकम है, उस आउटकम के बारे में हमने उसको अप्रिशिएट किया। ये भी ये दूसरा तरीका हो सकता है कि आउटकम के लिए, कि एक, तुम एज अ, तुम बच्चे ही बहुत अच्छे हो। दूसरा, हमने कहा कि तुम मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो। ठीक है। तीसरा तरीका क्या होता है? तो यहाँ कैरोल डुक इस पुस्तक में कहते हैं ये जो दोनों ऊपर वाले तरीके हैं, दोनों में ही प्रॉब्लमेटिक है, दोनों में ही दिक्कत है। अगर आपने बच्चे को सीधा सीधा अप्रिशिएट किया तो बहुत मतलब मे बी उसको एक ईगो डेवलप हो जाए, सुपर ईगो डेवलप हो जाए, उसको लगे कि भाई मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। दूसरे केस में जब हम ये कहते हैं कि तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो, तुम इसमें बहुत अच्छे हो, तुम उसमें बहुत अच्छे हो, तो हो सकता है कि बच्चा को ये कंटिजेंट सेल्फ वर्थ आ जाए कि मैं इस मैथ्स में अच्छा हूँ ना इसलिए मेरे पापा मुझे अप्रिशिएट करते हैं, या मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ ना इसलिए मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। तो यहाँ कैरोल डुवेक जो टीचर्स के लिए और पेरेंट के लिए जो बात करते हैं वो क्या है? वो कहते हैं कि बच्चे को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए उसके एफर्ट के लिए, उसकी स्ट्रैटेजीज के लिए। तो आई सी दैट यू आर ट्राइंग रियली हार्ड इन मैथमेटिक्स। तो जो प्रोसेसेस बच्चा अडॉप्ट कर रहा है, वो कैसे सोच रहा है, उसके लिए हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। वो चीज़ों को लेके कैसे फील करता है, वो एक अप्रिसिएशन का पॉइंट हो सकता है। और वो चीज़ों के साथ कैसे डील करता है, वो उसका एक अप्रिसिएशन का पॉइंट हो सकता है। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा कि बच्चे को पता है कि यार ठीक है, मेरी प्रोसेस ठीक नहीं है, इसमें मुझे फेलियर हुआ। अच्छा, मैथ्स में मैं ग्रो कर रहा हूँ बिकॉज आई एम पुटिंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन मैथमेटिक्स, आई एम गुड, एंड पेरेंट्स आर अप्रिशिएटिंग कि देखो तुम मैथ्स में कितना टाइम लगा रहे हो, तुम मैथ्स में कितनी मेहनत कर रहे हो। अच्छा, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इसमें अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। तो प्रोसेस को अप्रिशिएट करने की बात करते हैं, और बच्चे का ध्यान जो है वो हम लाते हैं कहाँ से? गोल की जगह उसका मास्टरी ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए। वो हमको बच्चे में कल्टीवेट करते हैं। तो इसको हम क्या, किस चीज़ को वो एडवोकेट करते हैं कैरोल डुवेक? वो कहते हैं कल्टीवेट मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच इन द चाइल्ड। तो जो भी वो पढ़ाई कर रहा है, जो भी वो चीज़ कर रहा है, तो प्रोसेस के ऊपर जब पूरा ध्यान लगाएंगे, उसकी उसकी भलाई भले ही वो प्लानिंग का पार्ट है, चाहे वो उसका स्ट्रैटेजी का पार्ट है, चाहे वो उसकी प्रोसेस का पार्ट है, तो तो चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। एंड देन चिल्ड्रन दे हैव राइट काइंड ऑफ अप्रोच। तो ये कंटिजेंट सेल्फ वर्थ जो है, कि बच्चे की कंडीशनल सेल्फ वर्थ उसको अगर एहसास होती है, मैं जब तक अच्छा करूँगा, जब तक मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा, तब तक मुझे मेरे पेरेंट के साथ सब कुछ एप्रिसिएशन ये वो सब मिल रहा है। द मोमेंट आई स्टॉप्ड, तो ये सब चीज़ें मेरे उससे चली जाएगी। ये जो चीज़ है ये बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायी हो सकती है, क्योंकि बच्चे जब तकलीफ़ में होंगे, परेशानी में होंगे, तो उनका जो पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन है, ऐसी स्थिति में वो ख़त्म हो जाएगा, वो होगा ही नहीं। तकलीफ़ में बच्चा आपके पास आएगा ही नहीं। बच्चा आपके पास तब आएगा जब वो अचीव कर रहा है, जब वो सक्सेसफुल हो रहा है, जब उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और लाइफ में हमेशा ऐसा होता नहीं है। जब उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, जब वो ठीक से परफॉर्मेंस
ठीक उसकी परफॉर्मेंस नहीं है और आसपास की चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हैं उसके लिए, ऐसी परिस्थिति में भी बच्चा आपके पास भाग के आना चाहिए। ओ ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ये गड़बड़ हो गया, ये मैंने ऐसे कर दिया, ये मेरी प्रोसेस गलत थी, ये स्ट्रैटेजी गलत थी, ये प्लान मेरे से गलत हो गया, मेरा एफर्ट नहीं लगा, मेरा ध्यान भटका हुआ था। तो ये ये सब भी एक्सेप्टेंस जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। देन इससे हमको हमारे बच्चों को बचाना चाहिए। तो दिस दिस इज़ रियली अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं कंटिजेंट सेल्फ वर्थ। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये जब कंटिजेंट सेल्फ वर्थ होती है तो जो उसका एंटिटी माइंडसेट बनेगा, उसका उसका फिक्स माइंडसेट बनेगा। लेकिन अगर हम इसको ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको बच्चे को उसकी प्रोसेस के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए, थिंकिंग के लिए, उसके उस उन चीज़ों के लिए हमको उसको फीडबैक देना चाहिए। तो हमारे फीडबैक के आधार पर तय होता है कि बच्चे का जो माइंडसेट है वो किस तरह का स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होगा। तो दैट इज़ दी वन पॉइंट। नाउ अगले पॉइंट को थोड़ा सा हम टच करते हैं, एंड अगेन दिस इज़ रियली अ वंडरफुल पॉइंट। तो होल हार्टेड सेल्फ स्टीम। ये होल हार्टेड सेल्फ स्टीम क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सेल्फ एस्टीम क्या है। थोड़ा सा उसको पहले एक बार समझ लेते हैं। आपको ना अभी तक जब हम बातें करें ना, दो तीन टर्म्स आपके सामने आ गई होंगी, है ना। पहली तो क्या आ गई थी, एक बार सेल्फ इमेज करके आई थी एक टर्म। सेल्फ इमेज में हमने बात की थी कि कोई भी बच्चा जो है वो अपने बारे में क्या सोचता है, अपने बारे में उसका नज़रिया क्या है। फिर अगली जो टर्म अभी अभी हमने बात की वो थी सेल्फ वर्थ। तो नज़रिया क्या है, उस नज़रिए के आधार पर कोई बच्चा अपने आप को ना कितना वैल्यूएबल समझता है, वो उसकी हुई सेल्फ वर्थ। अब जो बात कर रहे हैं हम तीसरी चीज़ के बारे में, वो है सेल्फ एस्टीम। अब ये सेल्फ एस्टीम क्या है, इसको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को पकड़ते हैं। कोई भी बच्चा वो अपनी लाइफ में कितनी ऊंची छलांग लेना चाहता है, कितना बेहतर, कितना बड़ा, क्या वो अपने सामने रखना चाहता है, अ, क्या होना चाहता है, क्या बनना चाहता है, वो डिपेंड करता है उसकी सेल्फ एस्टीम पर। तो जो उसका जिसको हम क्या कहते हैं, उसका जो अंदर का इनर इंस्पिरेशन है, इनर मोटिवेशन है, उसका जो इनर एक्साइटमेंट है, जो उसका इनर पैशन है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू हैव। तो वो जो इनर एनर्जीज हैं, वो कितनी है। तो सेल्फ एस्टीम को अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये एक तरह का इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। मतलब कोई भी बच्चा जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, वो कैसे गोल सेट कर रहा है, तो डेफिनेटली एक्सटर्नल फैक्टर्स काम करते हैं। एज ए पेरेंट हम भी उसको, बच्चे को गाइड करते हैं, लेकिन उसके ना अंदर से जो है वो कैसा क्या फील आता है। तो तीन चार चीज़ें सेल्फ एस्टीम में हम ऐसा समझें कि पावर पैक्ड रहती हैं। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से जो उसकी जो चाहत है, उसके जो ड्रीम्स हैं, सपने हैं, तो कितने बड़े सपने देखेगा वो डिपेंड करता है उसकी सेल्फ एस्टीम पर। कितना जल्दी वो, अगर सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होगी तो रेजिलियंस भी हाई होगा। सेटबैक्स लगेंगे, फेल्योर्स लगेंगे, अगर सेल्फ एस्टीम हाई है तो बच्चा जल्दी से खड़ा हो जाएगा, गिरा फिर खड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और जब सेल्फ एस्टीम हाई होती है तो बच्चे हमेशा अ, उनका उनका जो, क्या कहना चाहिए, जो ओरिएंटेशन होता है वो कंट्रीब्यूशन का ओरिएंटेशन होता है, कि एक सेंस ऑफ पर्पस होता है, मैं क्या कर सकता हूँ ग्रेटर गुड के लिए। जब भी सेल्फ एस्टीम हाई होगा तो वो हमेशा बच्चा सोचता है मैं अपने परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं दुनिया के लिए क्या कर सकता हूँ। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। तो सेल्फ एस्टीम इन तमाम तरह के चीज़ों पर जो है
मतलब उस पे रहती है। भीतर का जो मोटिवेशन है बच्चे का, भीतर का जो एक्साइटमेंट है, वो अंदर जो एक जुनून है अपने जीवन को दिशा देने का, आगे बढ़ने का, खुद से आगे बढ़ने का, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। अब हम कैसे करें, बच्चे की सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाएं, ये एज अ टीचर, एज अ पेरेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक एक करके कुछ एक जो स्ट्रैटेजीज इसमें है, मैं 2-3 स्ट्रैटेजीज के बारे में आपसे बात करता हूँ। एक तो डेफिनेटली हम बच्चे को दूर लेके जाएं फिक्स माइंडसेट से। हम धीरे से जैसे उसका ग्रोथ माइंडसेट बनाएंगे, उसको लगता है हाँ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं बेहतर हो सकता हूँ, तो स्ट्रैटेजिक मतलब जो स्टैटिक एबिलिटीज़ हैं उनकी जगह उसको लगता है कि नहीं, देर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो बच्चे को वो कहते हैं कि उनके अंदर जो है एक अल्ट्रुइज्म या कंट्रीब्यूशन का जो सेंस है वो डेवलप करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि छोटी उम्र में जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि हम कोई भी चीज़ जो सीख रहे हैं, जैसे मैं शाना की बात करूं, शाना में जब हम बच्चों को बताते हैं लर्निंग, है ना, स्कूल में क्यों आते हैं, लर्न करने के लिए, कुछ सीखने के लिए आते हैं। फिर हमसे उनसे पूछते हैं कि सीखना किसे कहते हैं, सीखने का मतलब क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग। तो बच्चे अचानक से ब्लैंक हो जाते हैं, व्हाट इज़ लर्निंग, सीखने का क्या मतलब है। तो कोई कहता है सीखने का मतलब होता है याद कर लेना, फिर कोई कहता है सीखने का मतलब होता है कि कोई बात समझ में आ जाए। तो फिर हम उनको कहते हैं सीखने का मतलब होता है 4 चीज़ें। और वो 4 चीज़ें क्या है, सबसे पहले कोई चीज़ आपको याद रह जाए, यानी कि नोइंग, वो पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी है अंडरस्टैंडिंग, याद रह गई, फिर आपको समझ में भी आ गई, तो ठीक है, दोनों बातें हो गई, पहले समझ में आई फिर याद हो गई, या आपको याद थी और समझ में भी आ गई, दोनों बातें हो गई। फिर तीसरी बात है कि जो आपने जान लिया और जो आपने समझ लिया, क्या आप अपने जीवन में उसका उपयोग कर पा रहे हैं, ये तीसरी बात हो गई। और चौथी बात हो गई कि क्या उस ज्ञान को जिसे आपने जाना, समझा और अपने जीवन में उपयोग किया, क्या उससे दूसरों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की आपकी क्षमता बढ़ी, या आप बदलाव ला पाए। कंट्रीब्यूशन, सो नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रीब्यूशन, ये 4 फेजेस हैं। तो बच्चों को अगर हम कंट्रीब्यूशन पे कि तुमको क्या करना है, तुम इस दुनिया को और अच्छा कैसे बना सकते हो, तुम और बेहतर कैसे बना सकते हो, इस बात के लिए जब हम बच्चे को प्रेरित करते हैं तो बच्चे को लगता है कि अच्छा मुझे दुनिया को अच्छा बनाना है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के मैं दुनिया को अच्छा बनाना चाहता हूँ, एक मेडिकल ऑफिसर बन के मैं दुनिया को थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहता हूँ, एक एंटरप्रेन्योर बन के मुझे दुनिया में थोड़ा और ज़्यादा खुशियाँ लानी है। देन एवरीथिंग चेंजेस। तो बच्चों की जो सेल्फ एस्टीम है वो बूस्टअप होती है। तो इस सत्र के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही।